Good morning, students. Today's topic is wave function of hydrogen atom. Wave function hydrogen atom के लिए हम separately find out करेंगे in the form of radial coordinates. पहले हमने डिस्कस की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन which was curly square psi upon curly x square curly square psi upon curly y square curly square psi upon curly z square plus 8 pi square m upon h square into e minus v into psi is equal to 0. This was for Cartesian coordinates, that is x, y, z. Or we can say that del square psi plus 8 pi square m upon h square into e minus v into psi is equal to 0. Then what is del square? Del square is this curly square upon curly x square plus curly square upon curly y square plus curly square upon curly z square. अगर साई को कॉमन निकाल लें इस टर्म में से तो जो बाकी टर्म बचती है उसे कहते हैं डेल स्केयर, एंड डेल स्केयर इंटू साई इज दिस होल टर्म इंटू साई. सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल स्केयर साई प्लस 8 पाई स्केयर एम अपॉन एच स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0. एम इज मास ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, साई इज वेव फंक्शन, E is total energy, V is potential energy, psi is wave function, right? But here the energy is the total energy for translational motion. Translation motion means जब कोई बॉडी स्ट्रेट मूव करती है, चाहे x डायरेक्शन में, चाहे y में, चाहे z में, तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन. तो ये एनर्जी जो टोटल है, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डायरेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, देन दिस इज द टोटल एनर्जी. बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें एटम में, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी उसमें न्यूक्लियस, उसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसका 1s में. तो जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक सर्कुलर मोशन आ गया. तो इस वजह से हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, हम ये काउंट नहीं करेंगे. हम रोटेशनल मोशन में जो उसके हैं, जहाँ जो रिवॉल्विंग मोशन में सर्कुलर पाथ में जो उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, हम वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम ये वाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे. तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें देखने पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू दीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स वाई जेड. तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे? सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, और यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के इन बिटवीन डिस्टेंस आर है. हम ऐसे भी 3 डायमेंशन अगर देखें तो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस. यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये जो मेरा है इलेक्ट्रॉन इस पोजिशन पे प्रेजेंट है कि ना ही ये एक्स वाई में प्लेन में आता है, ना ही ना ही एक्स वाई में आ रहा है, ना ही मेरा एक्स जेड में आ रहा है, ना ही वाई जेड में आ रहा है. तो ये इन बिटवीन प्रेजेंट है. ये डिस्टेंस क्या हो गया? मेरा आर. तो ये जो आर है इस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा. दिस एंगल इज थीटा. और इसका मैं प्रोजेक्शन लूँ अगर एक्स वाई प्लेन में, मीन्स अगर इसी को मैं ऐसे नीचे रोटेट करके लेके आऊँ तो एक्स वाई प्लेन में जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा एक्चुअल में नहीं है, जो अगर इसका इन्फ्लुएंस आएगा एक्स वाई प्लेन में लाइक दिस वन, तो ये अगर जो मेरा एंगल होगा दैट इज फाई. तो अगर इसका प्रोजेक्शन मैं ऐसे एक्स वाई प्लेन में ले लूँ तो दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई. तो अब एक्स वाई जेड की टर्म चेंज हो जाती हैं, क्या बन जाती हैं हमारे पास? तो x हो जाता है हमारा r साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई. y हो जाता है r साइन थीटा साइन फाई एंड z इज r कॉस थीटा. तो x y z को रिप्लेस करते हैं हम इस इक्वेशन में और पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेते हैं.
तो वो आ जाएगा, वहाँ से अगर ड्राइव करेंगे तो वहाँ से आएगा वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये सारी की सारी, इसकी डेरिवेशन तो नहीं है सिलेबस में आपको, तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा ये टर्म यूज़ करने के बाद और कैलकुलेशन, जो एनर्जी है ट्रांसलेशन मोशन की जगह पे अगर हम सर्कुलर मोशन की एनर्जी लें और मास की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, म्यू इज रिड्यूस्ड मास which is equal to m1 into m2 upon m1 plus m2. m1 is mass of electron, m2 is mass of proton. तो इससे ओवरऑल जो मास निकलेगा वो हम m की जगह पे पुट करेंगे। हाँ जी, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना चाहें फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम, तो ये सारी की सारी डेरिवेशन चेंज हो जाती है। जो हमारे पास पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, इट वाज कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर into E minus V into psi is equal to 0. This was the Schrodinger wave equation for x, y, z coordinates. अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, जहाँ पे x को रिप्लेस किया हमने r sin थीटा cos phi and y was r sin थीटा sin phi and z was is equal to r cos थीटा। तो यहाँ पे सारी डेरिवेशन अगर करें तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इट वाज 1 upon r स्क्वायर इंटू कर्ली बाई कर्ली r इंटू r स्क्वायर into curly psi upon curly r plus 1 upon r square sin theta into curly by curly theta into sin theta into curly psi by curly theta plus 1 upon r square sin square theta into curly square psi upon curly phi square plus 8 pi square mu upon h square into e minus v into psi is equal to 0। तो ये जो अलग अलग लिखे हैं इसका मतलब क्या है, जो मैंने ब्लैक में लिखा है इसमें सिर्फ आर डिस्टेंस आ रहा है और कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा। डिस्टेंस विच वाज दिस वन, ये डिस्टेंस आर था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस, तो इसमें सिर्फ आर आ रहा है। तो दिस इज द रेडियल पार्ट, दिस इज द रेडियल पार्ट जो ब्लैक में लिखा है। तो ये पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है किस फॉर्म में, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। और जो रेड में लिखा है इसमें क्या आ रहे हैं, हमारे पास एंगल आ रहे हैं। जो पहले अभी करवाया था कि r का z के साथ जो एंगल है दैट इज थीटा, r का z के साथ जो एंगल था दैट वाज थीटा, और उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में जो था उसका एंगल क्या था, दैट वाज फाई, दिस एंगल वाज फाई, दिस एंगल इज फाई। तो जिसमें एंगल आ रहे हैं थीटा एंड फाई, दैट पार्ट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कर्ली बाई कर्ली थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कर्ली साई बाई कर्ली थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली फाई स्क्वायर। इस टर्म में दो एंगल आ रहे हैं, थीटा भी फाई भी, और इसमें सिर्फ थीटा आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम एंगुलर पार्ट। जिसमें एंगल आ रहे हैं दैट पार्ट इज एंगुलर पार्ट, जिसमें सिर्फ रेडियस आ रहा है दैट इज रेडियल पार्ट। तो दिस वाज द ओवरऑल एनर्जी टर्म, इसमें कुछ भी रेडियल और कुछ भी एंगुलर नहीं है। तो इसमें क्या रिप्लेस क्या हुआ है, एम को सिर्फ हमने म्यू से रिप्लेस किया है। म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, एम वाज द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो म्यू इज m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन दोनों की बात हो रही है, तो दोनों का मास काउंट होगा, इसमें सिर्फ एक पार्टिकल का मास था। तो ये सारी टर्म इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो साई है क्या हमारे पास, साई जो हमारे पास फंक्शन आ गया आर थीटा फाई, मीन्स साई जो है यहाँ से अगर हम साई ड्राइव करें तो वो किसका फंक्शन आएगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे भी, थीटा पे भी और इस फाई पे भी डिपेंड करेगा। देन साई इज इक्वल टू रेडियल पार्ट इनटू एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट आर इज फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि रेडियल पार्ट में सिर्फ वेरिएबल क्या है, आर ही आ रहा है हमारे पास और कोई वेरिएबल नहीं है। साई को अगर डिपेंडेंट देखें रेडियल पार्ट का, तो रेडियल पार्ट इज फंक्शन ऑफ दिस आर, एंड एंगुलर पार्ट में क्या आ रहा है, इस पूरे के पूरे एंगुलर पार्ट में दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये थीटा है और एक ये फाई है। तो थीटा वाली टर्म, दिस सेंटर वाली टर्म जो थीटा
जैसे हमने यहाँ पे रेडियल पार्ट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है और आर इज फंक्शन ऑफ दिस स्मॉल आर। सिमिलरली थीटा, अगर कैपिटल थीटा लिखें तो इस फॉर्म में होता है कि थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में और इसके इन बिटवीन ऐसे ये कैपिटल हो जाए, जैसे स्मॉल ABC कैपिटल ABC होती है, वैसे ही ये स्मॉल थीटा एंड कैपिटल थीटा। दिस थीटा इज फंक्शन ऑफ दिस थीटा एंड दिस फाई, दिस इज ऑल्सो कैपिटल फॉर्म, इज फंक्शन ऑफ दिस फाई, एंगल फाई। तो दिस इज रेडियल पार्ट एंड दिस होल पार्ट इज एंगुलर पार्ट। और इसके अलावा ऐसे भी लिख देते हैं, साई जो फंक्शन है आर थीटा फाई का, जो डिपेंड कर रहा है आर थीटा एंड फाई पे, इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट जो है हमारा डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर l। अगर n एंड l की वैल्यू चेंज होगी तो रेडियल पार्ट भी चेंज होगा। नो डाउट ये r पे भी डिपेंड होगा, अगर n l दोनों चेंज होंगे तो r चेंज होगा, और अगर r चेंज होगा तो रेडियल पार्ट की सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देन थीटा जो डिपेंड करता है l पे एंड m पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस पे भी और इस पे। अगर ये दोनों चेंज होंगे तो इस थीटा एंगल चेंज हो जाएगा और ये सारा का सारा ये पार्ट हमारा चेंज हो जाएगा। सिमिलरली फाई जो डिपेंड करता है सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, जिससे ये फाई की एंगल चेंज हो जाएगा, जिससे ये सारी टर्म चेंज हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे पास क्वांटम नंबर चेंज हो जाएंगे वैसे वैसे आर चेंज होगा एंड थीटा चेंज होगा एंड फाई चेंज होगा। इसीलिए हमारे पास 1s का साई अलग होता है, 2s का अलग होता है, 2p का अलग होता है, 2p इवन के 2px 2py एंड 2pz तीनों का साई की वैल्यू डिफरेंट होती है। इनकी डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू याद करनी है, जिससे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्राइव करेंगे जब उनको प्लॉट करेंगे। ये वाला चीज़ हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ये था हमारे पास जो वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहाँ से हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली है। दिस इज द साई ऑफ हाइड्रोजन एटम।